हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंतहाई हसास और दिलचस्प मौजू के बारे में। एक ऐसी तारीख़ी दास्तान सुनेंगे जो सदियों से लोगों के दिलों में ज़िंदा है। ये कहानी है फ़तेह कुस्तुनतुनिया की, जो उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी यानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की अज़ीम कामयाबी थी। आज से तकरीबन 572 साल क़ब्ल 29 मई 1453 को एक 21 साला नौजवान ने अपनी बहादुरी, हिकमत अमली और अज़्म से दुनिया की तारीख़ बदल दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुस्तुनतुनिया क्यों अहम था, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस अजीम शहर को फ़तह करने का मंसूबा कैसे बनाया, इस फ़तह के क्या असरात मुरतब हुए। तो चलिए आज इस हसास टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आजकल कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर था जो दो बर्रे आज़मों, एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ था। ये शहर न सिर्फ तिजारत का मरकज़ था बल्कि ईसाई दुनिया के एक अज़ीम दारुल हुकूमत भी था। कुस्तुनतुनिया की बुनियाद 330 ईस्वी में रूमी शहंशाह कुस्तुनतुन आज़म ने रखी थी, जिसने उसे रूमी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत और कैपिटल बनाया। यह शहर बास्फोरस के किनारे वाक़ था, जो बहर रूम और बहर अस्वद को मिलाता था। इसकी जोग्राफियाई अहमियत ने उसे तिजारत, सकाफ़त, कल्चर और फ़ौजी हिकमत अमली का मरकज़ बना दिया। बाज़नीती सल्तनत के दौर में यह शहर ईसाइयत का गढ़ बन गया और आया सूफिया जैसे अजीम गिरजाघर उसकी शान और शौकत की अलामत थे। लेकिन 15वीं सदी तक बाज़नीती सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। इसकी वजह मुसलसल अमले, सलीबी जंगों के असरात और अंदरूनी इंतशार था। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना हर सल्तनत और हर एम्पायर का ड्रीम और ख्वाब क्यों था? दोस्तों, इसका जवाब आसान है। जो इस शहर पर काबिज़ होता वो एशिया और यूरोप की तिजारत पर कंट्रोल हासिल कर लेता। लेकिन इस शहर की फ़तह आसान न थी। उसकी बुलंद बाला दीवारें, जिन्हें थ्यूडिशियन दीवारें कहा जाता था, उनको फ़तह करना नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। इस हिस्से के आखिर में हम ये समझ चुके कि कुस्तुनतुनिया एक ऐसी घुट्टी थी जिससे हर कोई निगलना चाहता था, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका था। लेकिन फिर आया एक नौजवान जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद सानी, जिसने नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद सानी कौन थे? सुल्तान मोहम्मद सानी, जिन्हें मोहम्मद फ़ातिह के नाम से भी जाना जाता है, 1432 में पैदा हुए। वो उस्मानी सुल्तान मुराद सानी के बेटे थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में उस्मानी सल्तनत के तख्त पर बैठे। मोहम्मद बचपन ही से ज़हीन और बहादुर थे। उन्हें अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़ुबानों के अलावा साइंस, मैथमेटिक्स, रियाजी और फ़ौजी हिकमत अमली की तालीम दी गई। मोहम्मद फ़ातिह को यह बात मालूम थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया की फ़तह की बशारत दी थी। चुनांचे हदीस शरीफ के मुताबिक बेशक कुस्तुनतुनिया फ़तह किया जाएगा और बेहतरीन वो अमीर होगा जो उससे फ़तह करेगा, और बेहतरीन वो लश्कर होगा जो इस फ़तह का हिस्सा होगा। इस हदीस ने मोहम्मद फ़ातिह के दिल में एक अजीम जज्बा पैदा किया। सुल्तान मोहम्मद ने फ़ातिह को फ़तह कुस्तुनतुनिया के लिए भरपूर तैयारी की। उन्होंने जदीद असलिया, ख़ास तौर पर तोपों की तैयारी पर जोर दिया। हंगरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंजीनियर अर्बन ने एक ऐसी अजीम तोप बनाई जो उस वक्त की सबसे बड़ी तोप थी। उसे बासलिका कहा गया। यह तोप 27 फीट लंबी थी और इससे 600 किलोग्राम वज़नी गोले दागे जा सकते थे। फ़ौजी तादाद की अगर हम बात करें तो सुल्तान मोहम्मद ने तकरीबन 80,000 से 1 लाख फ़ौजियों का लश्कर तैयार किया, जो उस वक्त की सबसे बड़ी फ़ौजों में से एक था। इस हिस्से से हम ये समझ सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सिर्फ एक सिपह सलार नहीं बल्कि एक दुरअंदेश लीडर थे, जिन्होंने साइंस, हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और मजहबी जज्बात को मिलाकर एक अजीम मंसूबा बनाया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अपनी फ़ौज के साथ कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू किया। बाज़नीती शहंशाह कुस्तुनतुन 11 ने शहर की हिफाजत के लिए सिर्फ 7,000 फ़ौजियों का लश्कर तैयार किया था, जो उस्मानी फ़ौज के मुकाबले में बहुत ही कम था। उस्मानी फ़ौज ने बासलिका समेत बड़ी बड़ी तोपों से शहर की मजबूत दीवारों पर हमले शुरू किए, लेकिन थ्यूडिशियन दीवारें इतनी मजबूत थी कि उन्हें तोड़ना आसान न था। हफ्तों तक हमले जारी रहे। कुस्तुनतुनिया की एक बड़ी ताकत इसकी बंदरगाह गोल्डन हॉर्न थी, जिसे एक भारी जंजीर से बंद किया गया था ताकि दुश्मन के जहाज़ दाखिल न हो सकें। सुल्तान मोहम्मद ने एक हैरान कुन हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने अपनी बाहरी जहाज़ों को खुश्की पर घसीट कर गोल्डन हॉर्न में दाखिल किया। ये जहाज़ रात के अंधेरे में लकड़ी के तख्तों पर घसीटे गए
جو ایک عظیم فوجی کا کارنامہ تھا۔ عثمانی فوج نے شہر کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھودنے کی کوشش کی، لیکن بازنطینوں نے ان سرنگوں کو پانی سے بھر کر ناکام بنا دیا۔ 53 دن کے محاصرے کے بعد سلطان محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آخری حملہ کیا جائے۔ 29 مئی کی صبح عثمانی فوج نے تلاروں میں حملہ کیا، ینیچری جو عثمانی فوج کا سب سے بہادر دستہ تھا۔ اس دستے نے شہر کی دیواروں میں ایک چھوٹا سا شگاف ڈھونڈا اور اسے توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ قسطنطین 11 خود جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے مارا گیا۔ جب عثمانی فوج شہر میں داخل ہوئی تو سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ میں داخل ہو کر شکر کی نماز ادا کی۔ انہوں نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا، جو آج بھی استنبول کی عظیم علامت ہے۔ فتح قسطنطنیہ نے نہ صرف عثمانی سلطنت کی طاقت کو بڑھایا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد عثمانی سلطنت ایک عالمی طاقت بن گئی۔ استنبول عثمانیوں کا نیا دارالحکومت بنا اور اس نے تجارت، ٹریڈ اور ثقافت کے شعبوں میں ترقی کی۔ بازنطی سلطنت کے خاتمے سے یورپ میں عیسائی دنیا کو بڑا دھچکا لگا۔ بہت سے یونانی اسکالرز یورپ سے فرار ہو گئے اور جو اپنے ساتھ یونانی علوم اور مخطوطات لے گئے۔ اس سے یورپ میں نشأت ثانیہ یورپین رینیسا کا فروغ ملا۔ فتح قسطنطنیہ نے اسلامی دنیا میں ایک نئی روح پھونکی۔ یہ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئی کی تکمیل تھی۔ آیا صوفیہ کی مسجد میں تبدیل ہونا اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ فتح قسطنطنیہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے دوستو، بلکہ ایک عظیم لیڈر، گریٹسٹ لیڈر سلطان محمد فاتح کی ہمت، حکمت عملی اور ایمان کی داستان ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر عزم مضبوط ہو تو کوئی بھی ہدف ناممکن نہیں۔ آج استنبول دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ ہر ایک کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔